हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के तीसरे पाठ जीव जनन कैसे करते हैं के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो जनन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया किस में होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से निषेचन की क्रिया किस में होती है। तो पुष्पी पादप और जंतुओं में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। इसमें से आपको बताना है कि नर युग्मक क्या है। तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शुक्राणु कहाँ पे बनता है। तो शुक्राणु वृषण में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है। इसमें से आपको बताना है कि मादा युग्मक क्या है। तो मादा युग्मक अंडाणु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो जो अंडाशय
शुक्राशय होता है ये मादा जनतंत्र का भाग होता है, गर्भाशय भी मादा जनतंत्र का भाग होता है, डिंब वाहिनी भी क्या होता है, मादा जनतंत्र का भाग होता है। लेकिन जो शुक्रवाहिका होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुक्रवाहिका होता है ये मादा जनतंत्र का भाग नहीं होता है, ये पुरुष जनतंत्र का भाग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि मनुष्यों में नर जननांग कौन सा है। तो वृषण मनुष्यों का नर जननांग है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, यानी इनमें से सभी क्या है, नर जननांग है। इसमें इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है। तो अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। तो भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मादा का जो गर्भकाल होता है इसका समय कितना होता है। तो 9 माह यानी 9 महीने का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी किसे कहते हैं। तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो जयांग कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि प्राग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राग कोश में क्या होते हैं। तो प्राग कोश में प्राग
परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है। तो पुष्पी पादपों में जो निषेचन होता है तो ये भ्रूण कोश के भीतर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्वपरागकण किस पौधे में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपरागकण किस पौधे में होता है। तो ये उभयलिंगी पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण क्या है। तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण क्या है। तो गुलाब है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बहुखंडन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुखंडन किसमें होता है। तो बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में और पैरामीशियम में और लेमनीशियम में क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो मुकुलन के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विखंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि इष्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इष्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो इसमें भी मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो घेंघा होते हैं वो किस समुदाय के प्राणी होते हैं। तो ये मोलस्का प्राणी होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ में बायोलॉजी के चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और एक बच्चे बार बार हमसे पूछते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो आता है कि नहीं, लड़ता है कि नहीं। तो जो हम पढ़ाते हैं वही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। और हम अभी से नहीं 3 साल से पढ़ा रहे हैं और 3 साल में बहुत सारे बच्चे टॉप भी किए हैं और उन बच्चों का हम वीडियो अपलोड भी किए हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे अगर 2 महीना पढ़ लीजिएगा तो आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा। आप लोग जीरो से हीरो हो जाइएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, आपको हम हीरो बना के छोड़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं।
और यहाँ पे उससे पहले देखिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक क्लास करवाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, यानी जहाँ पे कोचिंग जाते हैं वहाँ पे अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल के बारे में बताइए, आस्क क्लास चैनल के बारे में, और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बच्चों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें लिखना है आपको ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में। अब यहाँ पे देखिए खुल चुका है हमारा वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ से PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग हमारे चैनल पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, और जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट है उसको सबसे पहले देना है। यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर है यहाँ पे 31/5 आज का डेट है। यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट है, अगर आप लोग ये सभी टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट देते रहिएगा, लेकिन जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले दीजिएगा। और अगर आपको टेस्ट देने का मन है तो इसमें से जो पिछला ये सब टेस्ट है अगर आप लोग नहीं दिए हैं तो ये सब भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला टेस्ट देना है। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे उस पर तो ये थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपका नेट फास्ट होगा तो जल्दी खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, खुलेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख लेना है कि किस चीज़ का टेस्ट चल रहा है। साइंस का चल रहा है और इसमें 20 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 263 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। और आपको क्या करना है, टेस्ट देने के लिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपको 20 बनाना है। और यहाँ पे देखिए 20 प्रश्नों में क्या होगा कि एक प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही रहेगा। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के परिवहन के लिए, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लाना है तो आपको नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट पे कीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे बी पे टिक लगाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। अगर हम लोग गलत पे किसी पे टिक लगा दिए तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया, जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देना है। और उसके बाद यहाँ से देखिए डाउनलोड PDF, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF अपलोड किए हैं, बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है कि 2010 में, 2009 में, 2011 में, 12 में, 21 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लास 10 का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ सकते हैं। और नीचे में आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट में आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड टॉपर कैसे बने 2023 के। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है, क्या क्या करना है आपको, अगर इसके बारे में पढ़ना है तो बस इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे हम अपने से लिखते हैं, अगर इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आप लोग 100% टॉपर बन सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा कि यहाँ पे 10 टिप्स दिए हैं, 10 पॉइंट दिए हैं कैसे आपको टॉपर बनना है। तो यहाँ पे आप लोग आके पढ़ सकते हैं और आप लोग टॉपर भी बन सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आके विजिट कीजिएगा। डेली आपको आना है यहाँ पे और लेटेस्ट अपडेट पे आपको क्लिक करना है। और जो भी न्यूज़ निकलेगा बिहार बोर्ड की तरफ से उसका भी हम यहाँ पे लिख के अपलोड करेंगे, उसका भी यहाँ पे वीडियो भी मिलेगा। और यहाँ पे और डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे आइएगा और आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ एकदम डिटेल से आप लोग पढ़ सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।